वेलकम टू व्यास आईएएस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे डे 31। आई होप आप लोगों ने डे 30 तक की वीडियोस देख ली होगी। अब आज का जो हमारा टारगेट है वो हमारा रहेगा डे 31 विच इज़ चैप्टर 1 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस मैंने सुबह मॉर्निंग में आप लोगों को दिए थे, ठीक है। सो क्वेश्चंस क्या हैं देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज़ अ माइनॉरिटी डोमिनेटेड बाय द डिसीजंस टेकन बाय द मेजॉरिटी। कि किस तरीके से माइनॉरिटी डोमिनेट होते हैं जो मेजॉरिटी डिसीजंस लेते हैं, मतलब मेजॉरिटी के ऊपर कैसे माइनॉरिटी को भी चलना पड़ता है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में इस तरीके का क्वेश्चन है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्शंस में भी आप देखेंगे मेजॉरिटी अगर है, अगर कोई भी मेजॉरिटी है 55% सीट जीते हैं या लेट्स से 70%, तो बाकी के जो लोग होते हैं वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो वो जो बाकी के 30% लोग हैं तो किस तरीके से वो ऑफकोर्स ही बात है डोमिनेट ही तो होंगे बाय द मेजॉरिटी ग्रुप। तो कैसे होते हैं, किस तरीके से हम कह सकते हैं, किन किन तरीक़ों में। तो इलेक्शंस में भी होता है, हर सेक्टर्स में होता है, कल्चरल, एजुकेशनल। तो वही चीज़ें हमने इसमें एड्रेस करी है, समझ लेते हैं। इन अ डेमोक्रेसी मेजॉरिटी रूल इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है। हमें पता है कि मेजॉरिटी रूल के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। हाउएवर व्हेन दिस प्रिंसिपल इज एक्सरसाइज विदाउट सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटी राइट इट कैन लीड टू डोमिनेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। कि अगर हम लोग इस प्रिंसिपल पे नहीं फॉलो करें, इस प्रिंसिपल पे नहीं चले मेजॉरिटी रूल वाले पे, तो कहीं ना कहीं फिर माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेशन फेस करनी पड़ेगी, राइट। दिस फिनोमिना ऑफन रेफर टू एज टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। टायरनी मीन्स हमने पढ़ा था ना कि क्रूअल वगैरह। तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी फिर ज़्यादा रूल करने लगेंगे, अपनी पावर्स को ज़्यादा दिखाने लग जाएंगे। अंडरमाइंस द डेमोक्रेटिक इथोस ऑफ इंक्लूसिविटी एंड जस्टिस, ठीक है। तो वही है कि किस किस तरीके से माइनॉरिटी डोमिनेट होते हैं आज भी बाय मेजॉरिटी डिसीजंस, वो हम देख लेते हैं। पहला रीज़न है हमारा पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, जो मैंने अभी आपको बताया पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड, कि मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट पॉलिसीज और पास लेजिस्लेशन दैट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी वाइल नेग्लेक्टिंग और सप्रेसिंग माइनॉरिटी राइट। अब आपको पता है जो भी पार्टी हमारे इलेक्शन में जीत जाती है, मेजॉरिटी पार्टी जो भी है, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो भी है, जैसे अभी इंडिया में बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से पॉलिसीज़ और लेजिस्लेशन वगैरह पास करेंगी। तो जो ऑफकोर्स ये बात है उसको लेके होगी जो मेजॉरिटी लोग चाहते हैं, है ना, मेजॉरिटी को कंसीडर करते हुए। तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी की राइट्स को निगलेक्ट किया जा रहा है, या उनके जो भी नीड्स है उसको सप्रेस किया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। इलेक्टोरल सिस्टम सच एज फर्स्ट पास द पोस्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट क्या है, देखिए फर्स्ट पास द पोस्ट हमारा इंडिया में चलता है। फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब जो इलेक्शन में पहले जीत जाए, मतलब जिसके हाईएस्ट वोट होते हैं ना, वो जीतता है। आपको पता है इलेक्शन में किसी, जैसे अगर मैं 3 पार्टी की बात करूँ, लेट्स से आप, बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, तो अगर लेट्स से आपके वोट ज़्यादा हैं बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो ऑफकोर्स ये बात है हमारी इंडिया में किसकी सरकार बनेगी, आपकी बनेगी, है ना। ऐसे ही होता है ना, जो पार्टी ज़्यादा जीते। तो वही होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, की सबसे ज़्यादा जिसके हाईएस्ट वोट है, जिसके सबसे ज़्यादा वोट है, वही सरकार बनेगी या वही मेजॉरिटी में आएगी, ठीक है। तो इलेक्टोरल सिस्टम जैसे इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है। ऑफन रिजल्ट इन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को हम लोग अंडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन लेजिस्लेटिव बॉडीज़, ठीक है। तो इस तरीके से माइनॉरिटीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं पॉलिटिकल सेक्टर्स के थ्रू। देन कल्चरल सप्रेशन, कल्चर्स में भी हम कहीं ना कहीं उनको सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। पॉलिसीज़ फेवरिंग द डोमिनेंट लैंग्वेज, जो भी पॉलिसीज़ हमारी जैसे कुछ पॉलिसीज़ ऐसी आ रही हो जिससे कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज को डोमिनेट किया जा रहा है, या कुछ पर्टिकुलर रिलीजन को, या कुछ पर्टिकुलर कल्चरल प्रैक्टिसेस को, तो कहीं ना कहीं उससे फिर माइनॉरिटी आइडेंटिटीज़ तो छुप रही है ना, क्योंकि पॉलिसीज़ इस तरीके से आ रही है जो पर्टिकुलर रिलीजन को या कुछ ऐसे आ रही है, मेजॉरिटी की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी आइडेंटिटीज सप्रेस हो रही है, इरोड हो रही है। Cultural hegemony imposed by the majority can alienate minorities and discourage the preservation of their heritage, ठीक है। सो आपको ऐसा लग रहा हो अगर कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब लाइक डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, तो देखिए अभी डरने की नीड नहीं है। अभी आपको हो सकता है लग रहा हो, बट जब आप धीरे धीरे चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे बार बार हम एक जैसे ही वर्ड्स पढ़ते हैं, हमें मतलब पता है, हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये वर्ड नॉर्मल हो जाएंगे, और हम लोग के लिए भी वो वर्ड नॉर्मल नहीं रहेंगे बाद में जाके। मतलब हमें ऐसा लगेगा यार ये तो नॉर्मल रहेंगे बाद में जाके हमारे लिए ये वर्ड्स, क्योंकि हम वो चीज़ बार बार पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये वर्ड्स अभी आपको डिफिकल्ट लग रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको पढ़िए, इन्हीं वर्ड्स के साथ थोड़ा सा देखेंगे हम, तो बाद में जाके हमें वो हेल्प करते हैं आंसर लिखने में, ठीक है। हेजीमोनी, इरोजन, सप्रेशन, किसी का भी मतलब अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल करके भी उसको समझ सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, इकोनॉमिकली भी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी सप्रेस हो रहे हैं। किस तरीके से, कि जैसे अमीर लोगों के पास बहुत पैसा है तो कहीं ना कहीं वो हर चीज़ ले सकते हैं, हर तरीके से चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं, बट वहीं माइनॉरिटीज़ जिन पे पैसा नहीं है,
कहीं ना कहीं वो दब जाते हैं। सो रिसोर्स एलोकेशन किस तरीके से है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में डिसप्रोपोर्शनेटली बेनिफिट द मेजॉरिटी, तो कहीं ना कहीं वो मेजॉरिटी को बेनिफिट करेगा। एक्साबेटिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ फॉर माइनॉरिटीज़, सिंपल सी बात है, इनइक्वालिटीज़ आएगी माइनॉरिटीज़ के लिए। सो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में डिस्प्लेस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ विदाउट एडिक्वेट कंपनसेशन और रिहेबिलेशन, कि कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी अगर आ रहे हैं तो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस भी करते हैं कई बार, और कहीं ना कहीं उनको कंपनसेशन और रिहेबिलेशन भी नहीं मिलता है। तो इस तरीके से माइनॉरिटी को रिस्पेक्ट नहीं की जाती। जैसे कई बार ऐसा होता है मेट्रो बननी होती है, तो जैसे अभी रिसेंटली दिल्ली में भी हुआ था जहाँ मेट्रो बन रही थी, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे लोगों के घर है उन घर को तोड़ना पड़ता है। तो यूजुअली माइनॉरिटी सेक्शन मतलब ऐसे एरिया में बनता है जहाँ पे ईजिली घर तोड़े जा सके और उनको दिया जा सके, कंपनसेट किया जाए, ईजिली सस्ता भी पड़ जाए सरकार के लिए। तो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा फेस करनी पड़ती है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस रूटेड इन सोसाइटल नॉर्म्स में रिजल्ट इन सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटीज़। हमें पता है प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप होने की वजह से कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन फील करना पड़ता है माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में या फिर पब्लिक लाइफ में भी, ठीक है। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होना। हेट स्पीच और सोसाइटल बायसेस परपेचुएटेड बाय द मेजॉरिटी कैन स्टिग्मेटाइज एंड आइसोलेट माइनॉरिटी ग्रुप, कहीं ना कहीं फिर उनको आइसोलेशन फील करना पड़ता है, स्टिग्मा लगाया जाता है, मतलब स्टिग्मा होता है ना कि ये तो लोअर कास्ट के हैं या पुअर हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर इस तरीके से हम लोग प्रेजुडिस बना लेते हैं, एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन माइनॉरिटी को फेस करना पड़ता है। जुडिशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बायस, जुडिशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बायस का मतलब क्या है, जुडिशली भी लीगली भी कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को जस्टिस मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कहीं ना कहीं उनको उधर भी फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम। लीगल सिस्टम्स में रिफ्लेक्ट मेजॉरिटेरियन बायसेस मेकिंग इट हर्डल फॉर माइनॉरिटीज़ टू सीक जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ में ओवरलुक और इनएडिक्वेटली एड्रेस द नीड ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है, कि जो भी पॉलिसीज़ वगैरह आ रही है वो उस तरीके से नहीं पूरी कर पाती कि माइनॉरिटीज़ की नीड पूरी कर पाए। इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिसी मेकिंग, जब पॉलिसी बनाई जा रही है तो उनको माइनॉरिटी सेक्शन को इतना ज़्यादा रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि कुछ मेजॉरिटी डिसीजंस के हिसाब से ही कंसीडर किया जाता है, माइनॉरिटी का डिसीजन को कंसीडर ही नहीं किया जाता है। लैक ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफन रिजल्ट इन पॉलिसीज दैट फेल टू रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ माइनॉरिटीज़, राइट। वही सेम चीज़ मैं बोल रही हूँ, माइनॉरिटी कंसर्न्स आर ऑफन साइडलाइंड इन नेशनल और लोकल गवर्नेंस, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे हमने अभी फर्स्ट पास द पोस्ट थोड़ा सा पता लगा, इसी तरह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी एक तरीका है, मतलब इलेक्शन का, ठीक है, जिसमें जितनी परसेंटेज ऑफ सीट्स हम जीतते हैं उतने ही, जितनी परसेंटेज ऑफ सीट्स, जितने परसेंटेज ऑफ इलेक्शंस आप ऐसे कह लीजिए सीट्स हम जीतते हैं पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, उतने ही रिजर्वेशन मिलती है, इस तरीके से कुछ होता है। हाँ, बाकी हम हालांकि इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ मेजॉरिटेरियन आइडियल्स, ठीक है, मेजॉरिटेरियन आइडियल्स उस पर इम्पोज करना, जैसे कि कुछ एजुकेशनल करिकुलर एंड पब्लिक नैरेटिव्स में प्रायोरिटाइज दी मेजॉरिटीज़ वर्ल्ड व्यू, साइड लाइनिंग माइनॉरिटी हिस्ट्रीज एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, माइनॉरिटी की क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अपने लाइफ में या सोशल या ग्लोबली या पूरे नेशन में, वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती, बट वहीं मेजॉरिटी वालों को ज़्यादा दिखाया जाता है, उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है। पब्लिक स्पेसेस एंड सिम्बल्स में ऑल्सो रिफ्लेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द मेजॉरिटी, मार्जिनलाइजिंग माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, ठीक है। सो डोमिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ का डोमिनेशन होना बाय मेजॉरिटेरियन डिसीजन कॉन्ट्रडिक्ट द आइडियल ऑफ जस्टिस। जब माइनॉरिटीज़ के साथ डोमिनेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं है, इक्वालिटी नहीं है और फ्रेटर्निटी नहीं है, विच इज़ इंश्राइंड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। टू इंश्योर एन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम माइनॉरिटी के ग्रुप को भी सेफगार्ड करें, प्रोटेक्ट करें थ्रू मैकेनिज्म, जैसे कि कुछ उनके लिए भी एफर्मेटिव एक्शंस लें, लीगल प्रोटेक्शंस मिले और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस भी हो। सो दिस बैलेंस इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग सोशल हार्मनी एंड अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री बिना कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं रह सकती, क्यों इंडिया जैसी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के बिना नहीं चल सकती। अब ये चीज़ तो आप भी सोच सकते हो कि यार क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि फिर चीज़ें ना अपने हिसाब से चलेंगी, जो जो चाहता होगा वही होगा। अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं लिखी होगी रिटर्न फॉर्म में तो सब अपने हिसाब से चलाएंगे, पावर का मिसयूज़ करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। अब ये आंसर इतना सही है, इसी को ही मैंने लिखा है, एक प्रॉपर हम जिस तरीके से मेंस में आंसर लिखते हैं, ये चीज़ मैं अभी से आपको इसलिए करा रही हूँ सोचते आपको पता हो कि यार लिखना ऐसे होता है या इस तरीके से लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी लिखने बैठ रहे हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके के आंसर्स होते हैं, क्योंकि जब हम ये नोट्स 1 साल बाद या 2 साल बाद देखेंगे तो हमें लगेगा कि
हाँ, ऐसे ही मैं शुरू से देखा है, मेरे को ऐसे ही आदत है, और इवन आपको लगेगा कि इसमें और भी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं हम। तो अगर हम इसी की आदत डालेंगे ना, तो हमारे लिए वो आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगा। हालांकि अभी मैं 5 पॉइंट में आंसर ख़त्म कर सकती थी, बट अभी हम इस तरीके से लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन के साथ पॉइंट्स एंड देन कंक्लूजन, सो दैट हमें आदत रहे और हमारे लिए ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाए, राइट। वरना फिर हमें डिफ़िकल्टी फेस होती है कि यार आंसर कैसे लिखें, इंट्रोडक्शन कैसे बनाएं। अगर हम अभी से सीखेंगे तो वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ एनी डेमोक्रेसी विच प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस एंड सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। गवर्नेंस के लिए और हमारे इंडिविजुअल्स को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए। ये इंश्योर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स सच एज इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस अपहेल्ड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज, मतलब हर किसी को मिले ये राइट्स, हर जगह हो। बिना कॉन्स्टिट्यूशन की डेमोक्रेसी कैन बिकम आर्बिट्ररी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो डेमोक्रेसी होने के बाद भी सब अपने हिसाब से चलेंगे, फिक्स नहीं होगी, आर्बिट्ररी होगी, अनस्टेबल होगी और सस्पेक्टेबल टू मेजॉरिटेरिज्म, मतलब कि मेजॉरिटी ही फिर अपने हिसाब से चलाएगी हर चीज़ें, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेसी में, वो हम देख लेते हैं। देखिए, रूल ऑफ लॉ बनाने के लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर हमारे पास लॉ होने के लिए या कोई रूल होने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें सब लिखा हो। हमने पढ़ा भी था कॉन्स्टिट्यूशन को हम दूसरा नाम से किस नाम से जान सकते हैं, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, विच इंश्योर्स दैट एवरीवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑपरेट्स विद इन अ डिफाइंड लीगल फ्रेमवर्क, कि जो चीज़ें लिखी हैं उसी के हिसाब से सब सरकार, सब कोई उसी लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से चले। उससे क्या होगा, आर्बिट्ररी पावर का यूज़ नहीं होगा और अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट है डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हमें पता लगेगा, हमने पढ़ा था ना कि किस तरीके का कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम है, वो डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो स्ट्रक्चर भी डिफाइन होगा कि सरकार किस तरीके से चलती है, कितने लेवल्स हैं, कौन कौन से सरकार में किस किस लेवल में क्या क्या काम है। सो इट आउटलाइंस द फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, स्पेसिफाइंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, कि पावर सबकी अलग अलग है, एंड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, जो अपन देख सके कि सब साम ढंग से हो रहा है, मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को देख सके कि सही काम हो रहा है, जुडिशरी को देख सके, इस तरीके से एक दूसरे में चेक कर सके। इट ऑल्सो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आर फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हमने कल पढ़ी थी, 6 फंडामेंटल राइट्स हमने कल पढ़ी थी, वो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि हमारे पास जो बेसिक राइट है सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। इट एंश्योर्स दैट इंडिविजुअल्स हैव लीगल रिकोर्स इन केस देयर राइट्स आर वायलेटेड। अगर इनकी राइट्स वायलेटेड भी है, अगर हमारी कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड है, तो हमारे पास राइट्स है कि हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, हम लॉ में जाके, कोर्ट में जाके उसके लिए लड़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के इंश्योर करते हैं कि हमें जस्टिस मिले और इक्वालिटी मिले। इट प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सिटीजन्स। स्पेशल प्रोविजंस भी होते हैं मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए, जैसे एफर्मेटिव एक्शंस विच प्रिवेंट सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। लिमिट कर देता है मेजॉरिटेरियनिज्म। अगर पावर नहीं होगी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी रूल होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो लिमिट कर देता है मेजॉरिटी रूल। अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रिवेंटिंग द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू एड्रेस द ग्रीवियंसेस ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी, ठीक है, ठीक है। समझ आ गई बात कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए फिर सोसाइटी में काम होता है, ना कि सिर्फ मेजॉरिटी को देखते हुए। इट ऑल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी भी प्रोवाइड करता है। इट सर्व एज अ, क्योंकि पता है ना सब चीज़ें लिखी है, अगर हम नहीं लिखी हुई होगी, अगर हम डिस्कस करने लगे कि यार अब इसने ऐसा कर दिया तो उस पर क्या डिसीजन ले, तो बहुत टाइम लग जाता है। बट जो चीज़ लिखी हुई है हम लोग उस पर डिसीजन ले सकते हैं। इट सर्व एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग पॉलिटिकल क्राइसिस और डिस्प्यूट, इंश्योरिंग कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोसीजर्स फॉर अमेंडिंग लॉज एंड अडाप्टिंग टू चेंजिंग सोसाइटल नीड्स विदाउट डिस्टेबलाइजिंग द सिस्टम, ठीक है। सिटीजनशिप और नेशनल आइडेंटिटी को भी डिफाइन करता है कि हु क्वालिफाइज एज अ सिटीजन, एंड ऑल्सो स्टैब्लिश उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है, सिटीजन कौन है, ये भी डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फोस्टर्स अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड शेयर्ड आइडेंटिटी इन अ डाइवर्स डेमोक्रेसी। इट ऑल्सो इंश्योर्स पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, किस तरीके से लड़ाई सॉल्व हो सकती है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, लोगों में। प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट्स और कम्युनिटीज़। जुडिशरी भी इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को कि वो रिजॉल्व कर सकता है एम्बिगिटीज और कन्फ्लिक्ट अगर कोई आ जाता है, तो जुडिशरी हेल्प करती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है जुडिशरी सेक्टर में भी। इट ऑल्सो गारंटीज डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, कि कॉन्स्टिट्यूशन ये इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकता है। The Constitution
institutionalize values such as secularism, federalism, and republicanism, ensuring that democracy functions effectively. It also ensures periodic elections and the peaceful transfer of power. ठीक है, तो गारंटी करता है कि कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यू जैसे कि सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म हो, रिपब्लिक हो, हम सब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी वैल्यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको दे सकते हैं वो सारी वैल्यूज़ को इंश्योर करने की कोशिश करता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, जो ज़रूरी है, और टाइमली इलेक्शंस होए एंड ऑल्सो पावर जो हो, एक पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में कोई जीत रहा है तो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाए, ना कि उस पर कोई बहसबाजी हुई, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी. It not only provides a roadmap for governance but also act as a protector of individual and collective rights. So a strong, flexible and inclusive constitution is essential for sustaining a vibrant and resilient democracy. ठीक है, किस तरीके से इसका कंक्लूजन खत्म किया है. लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन अ डेमोक्रेसी डिराइव देयर पावर. अच्छा, पहले क्वेश्चन देख लेते क्या है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या होगा अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. जो भी बंदा जीता, जो भी एमएलए मान लेते हैं, एमएलए जीता या जो भी इलेक्ट हमने किया रिप्रेजेंटेटिव जो जीतता है, अगर हम उसको कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं दे उसकी पावर पे, हम बोलते हैं आप कुछ भी कर सकते हो, तो क्या होगा यार? मिसयूज़ करेगा ना, मतलब पावर को, करप्शन होगा, कितनी पावर को मिसयूज़ करेगा, अपने मन से चलाएगा, जो वो चाहता होगा वो होगा, लोगों की सुनी ही नहीं जाएगी. तो कहीं ना कहीं ये तो फिर डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए फ़ायदा ही नहीं है. डेमोक्रेटिक कंट्री का तो मतलब ये ना सबकी सुनी जाए. तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं वो बात ही नहीं हो पाई. हमारा जो वन वोट है वो वन वोट की वैल्यू ही नहीं है. क्यों? क्योंकि वो तो अपने हिसाब से चल रहा है. तो यही क्वेश्चन है और यही चीज़ लिखनी है हमको. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन अ डेमोक्रेसी डिराइव देयर पावर फ्रॉम द पीपल. येस, ऑफकोर्स हम लोग ही तो देते हैं वोट. एंड आर टास्क विद गवर्निंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट, की पब्लिक इंटरेस्ट पे काम करें. बट अगर अनरिस्ट्रिक्टेड पावर कैन लीड टू द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. अगर हम अनरिस्ट्रिक्टेड पावर दे देंगे तो ऑफकोर्स ही बात है अथॉरिटी का मिसयूज होगा. अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, यानी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं वो खत्म कर रहा है. सो द एब्सेंस ऑफ चेक्स एंड बैलेंस कुड जियोपार्डाइज द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी. जो बहुत ही फाउंडेशन है डेमोक्रेसी का, कि चेक्स एंड बैलेंस हो, ठीक है, या अथॉरिटी का मिसयूज़ ना हो, वो तो कहीं ना कहीं वैनिश हो रहा है ना इसकी वजह से. तो वही चीज़ है. अब इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस यही है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, इरोड हो रही है. अनचेक पावर में लीड टू अथॉरिटेरियनिज्म, मतलब कि एक अथॉरिटी, क्योंकि जो मेजॉरिटी में होगा, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो जीतेगा उसी का राज चलेगा ना. तो अथॉरिटेरियनिज्म मतलब यही होता है कि किसी एक पर्सन की पावर हो. वे रिप्रेजेंटेटिव प्रायोरिटाइज देयर इंटरेस्ट. क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहेगा, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें करना चाहेगा ओवर पब्लिक वेलफेयर. मतलब पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में ना रखते हुए अपने हिसाब से चीज़ करेगा अगर हम उसको पावर को अनरिस्ट्रिक्टेड कर दें. सो फंडामेंटल प्रिंसिपल जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस भी कहीं ना कहीं फिर रहेगा नहीं, खत्म हो जाएगा. टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, वही सेम चीज़ है कि भाई क्रूनैलिटी आएगी मेजॉरिटी मेंबर्स की. मेजॉरिटी ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्टेड लीडर्स में डोमिनेट एंड इट विल सप्रेस द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़. आप देख रहे हो सब कुछ सेम लिखा है, बस क्वेश्चन का तरीका बदल रहा है. पॉलिसीज कुड फेवर ओनली अ सेलेक्ट ग्रुप लीडिंग टू सोसाइटल डिविजन्स एंड अनरेस्ट. तीसरा है, ऑफकोर्स ही पता है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है. बिना रिस्ट्रिक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव कोई भी लॉज और कोई भी पॉलिसीज पास कर सकता है जिससे कि सिटीजन्स की राइट कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी एंड प्रिवेसी. सो मार्जिनलाइज ग्रुप वुड बी मोर वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयट होंगे वो होंगे मार्जिनलाइज ग्रुप. ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा उनको. करप्शन एंड मिसयूज ऑफ पावर. एब्सोल्यूट पावर ऑफन ब्रीड्स करप्शन एज देयर वुड बी नो मैकेनिज्म टू होल्ड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल. पब्लिक रिसोर्सेज कुड बी मिसयूज फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन. ठीक है, पर्सनल और पॉलिटिकल गेन के लिए यूज़ किया जाएगा. सिंपल. अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि कौन किससे पूछने वाला है जब वो खुद ही अपनी पावर, उसके पास कितनी भी पावर वो यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं, तो कौन उसको अकाउंटेबल है. रिप्रेजेंटेटिव कुड एक्ट आर्बिट्ररी इग्नोरिंग द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल दे सर्व. गवर्नेंस वुड बिकम ओपेक, यानी कि ट्रांसपेरेंट ही नहीं बचेगा, कोई किसी को अकाउंटेबल नहीं है. एंड इट विल रिड्यूस ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन. तो कोई भी डेमोक्रेसी से फिर खुश नहीं होगा. रूल ऑफ लॉ पे एक थ्रेट है. ठीक है, the absence of restrictions could lead to the subversion of laws and institutions resulting in governance based on personal whims rather than legal framework. मतलब वो अपने पर्सनल डिज़ायर के हिसाब से चीज़ें करना पसंद करेगा रादर देन जो लीगली चीज़ें लिखी है. लॉज को भी सबवर्स करने की कोशिश करेगा. ठीक है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा. जुडिशरी एंड अदर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस अंडरमाइन होंगे, डेमोक्रेसी कमज़ोर होती रहेगी. सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. पॉलिसीज़ फेवरिंग द पावरफुल. कोई भी पॉलिसी जो पावरफुल बंदा अपने हिसाब से फेवर कर रहा है या एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उससे क्या होगी, इनइक्वालिटीज़ बढ़ेगी, डिस्पैरिटीज़ आएगी इन एक्सेस टू एजुकेशन को लेके, हेल्थ केयर को लेके, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को लेके वो बढ़ती रहेंगी. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे होगी. आर्बिटरी डिसीजंस कुड लीड टू वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन अमंग सिटीजन्स. ऑफकोर्स ही बात है, सेटिस्फाई नहीं होंगे सिटीजन्स तो कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ होंगी, प्रोटेस्ट होंगे, स्ट्राइक्स होंगे, रेवोल्यूशन होंगे. तो पॉलिटिकल भी
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। सी एब्सेंस ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस वुड इरोड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। क्लियर। नीड क्या है कि हमें नीड क्यों है कि क्यों पावर को रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है, सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड रहे, सो दैट हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है, जो पावर का सेपरेशन है, जो जुडिशियल रिव्यू है, सब अपने हिसाब से काम कर सके, सबकी अपनी अथॉरिटी हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और मीडिया, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए भी ज़रूरी है कि एक विजिलेंट सिविल सोसाइटी और एक्टिव सिटीजन एंगेज कर सके अपने क्रूशल कि भाई कौन बंदा हमने इलेक्ट किया और उसके लिए वो अकाउंटेबल भी हो, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड पावर इन दी हैंड्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैन ट्रांसफॉर्म डेमोक्रेसी इनटू एन ऑटोक्रेसी। अगर हम अनरिस्ट्रिक्टेड पावर दे देंगे तो कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेटिव होगा कंट्री को डेमोक्रेसी की जगह ऑटोक्रेसी मिल जाएगा, जहाँ पे एक बंदा रूल करेगा, क्योंकि वो उस हिसाब से तो चल रहा है। तो इससे क्या होगा, जियोपोर्टाइजिंग होगी, पब्लिक वेलफेयर खराब होगा एंड नेशनल स्टेबिलिटी भी नहीं मेंटेन होगी। सो रिस्ट्रिक्शंस, चेक्स एंड बैलेंसेज आर वाइटल टू इंश्योर दैट पावर इज एक्सरसाइज responsibly and in alignment with the constitutional principles. A robust system of governance safeguard democracy, ensuring that it remains inclusive, fair and just. ठीक है, समझ आया। 2-4 पॉइंट है जो सेम लिखने हैं और बस उसी से आंसर बनना है। तो मेन चीज़ें आप याद कर लेंगे तो इनफ रहेगा कि चेक्स एंड बैलेंसेज, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आपका एक वर्ड हो गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ नहीं है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो बस यही तरीके से हमारा आंसर बनेगा। और पावर मिसयूज, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी एक हमारा वर्ड हो गया। यही चीज़ हमें लिखनी है बाकी सारे आंसर्स में और हमारा ये समझ आ जाएगा टॉपिक, ठीक है। सो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है एंड इसी के साथ कल आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ऑफकोर्स ही बात है, वो आपको सुबह पता लगेगा, नेक्स्ट चैप्टर ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड ऑल्सो यू विल गेट एन MCQs ऑफ चैप्टर 6 पॉलिटी, सॉरी चैप्टर 2 पॉलिटी, क्लास 6 की बुक से, ठीक है। तो कल आप रिवाइज करके इसके MCQs भी सॉल्व करिएगा। आप जितना ज़्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे पता लगेगा कि कितना आप लोगों को समझ आ रहा है और कितना आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। और जिस भी बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड नहीं किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड कर लो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप UPSC एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलती है फ्री मटेरियल के फॉर्म में भी और काफ़ी चीज़ें। सो डाउनलोड द टेलीग्राम और वहाँ पे ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और एल्स यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर टू गेट द लिंक। और अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड नहीं हुए हैं तो भी आप इस नंबर पे प्लीज़ व्हाट्सएप कर दीजिए। सो सी यू, गुड नाइट, थैंक यू।